नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान एस अकेडमी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ष 2023 के लिए सीजीपीएससी प्री से संबंधित एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि इसमें आपको मिलेंगे 50 टेस्ट, जिसमें जीए से संबंधित 31 और सीसेट से संबंधित 19 टेस्ट होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। इसके साथ साथ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको देने को मिलेंगे। यह जो टेस्ट है 2 जुलाई से शुरू हो रहा है और प्रारंभिक जो 2 टेस्ट है वो बिल्कुल निशुल्क होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट में शामिल हुई है। एटलीस्ट आप निशुल्क टेस्ट देकर देखिए और यहां पर देखिएगा कि प्रश्नों के स्तर कैसे हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीते 2 वर्षों के प्रश्न पत्रों की, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। आपको पता है कि भारतीय इतिहास जो है मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 3 का भाग 1 है, जो कुल 75 नंबर में पूछा जाता है और कुल 17 प्रश्न होते हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि 8 प्रश्न होते हैं 2 अंक के, और इसके लिए होता है प्रत्येक में 4 लाइन 4 पंक्तियां दी हुई थी। फिर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 अंक के, जिसके लिए 7 लाइन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और 3 प्रश्न होते हैं 8 अंक के, जिसके लिए आपको 12 से 14 लाइन तक प्रदान किए जाते हैं, और अंत में 2 क्वेश्चन होते हैं 15-15 नंबर के, जिसमें से एक बनाना होता है, इसलिए मैंने 1/1 लिखा हुआ है। यहां पर 15 अंक रहेगा और इसके लिए लगभग अब दिया जा रहा है 17 to 20 लाइन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, स्थान आपको मिलेगा प्रश्नों के बाद। जिस प्रकार के प्रश्न होंगे, जितने भी अंक में पूछे जाएंगे, उस प्रकार के आपको यहां पर स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिएगा 2021 में किस प्रकार का प्रश्न आया था। यहां पर भाग 1 से पहला जो क्वेश्चन है, पिटक कितने निकायों में विभाजित है, उनके नाम लिखिए। केवल पिटकों के नाम लिखने थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अलावा क्या है, कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार बताइए। तो आपको पता है कनिष्क एकमात्र ऐसे शासक हुए जिनका शासन जो क्षेत्र था उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसके राज्य की 2 राजधानियां थी, मथुरा और पुरुषपुर, जिसको आज हम पेशावर कहते हैं। इसके अलावा लिखा है आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र में योगदान को चिन्हित कीजिए। शून्य की खोज जो है इनसे जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है इनके द्वारा ही दिया गया, और भी बहुत सारे सिद्धांत है। आपको बस ये देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न 2 नंबर में पूछे गए हैं, कैसे उनका उत्तर देना है, और कुछ एग्जाम्पल के लिए भी मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, मराठों के शासन काल में कर व्यवस्था के बारे में बताइए। तो पता है चौथ, सरदेशमुखी, ये 2 प्रकार के कर थे, और भी कर लिए जाते थे। जो भू राजस्व होता था लगभग 33 से 40% तक होता था, वो भी आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था भी, और ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, एक बार 2 नंबर में भी, एक बार 4 और 8 नंबर में भी। अगला देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में चित्तू पांडे, जब आप पढ़ोगे क्या 1942 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, उस दौरान आप देखते हैं समानांतर सरकारों की स्थापना होती है, और उस यूपी के बलिया जिले में, बलिया क्षेत्र में चित्तू पांडे के द्वारा क्या किया जाता है, समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद है लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए। तो लॉर्ड कर्जन देखिएगा 2021 में यहां से प्रश्न पूछा है, 22 में भी लॉर्ड कर्जन पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के असफल होने का कारण लिखिए। और इसी दौरान एक और प्रश्न बना हुआ है 2023 में, 2022 के पेपर में, वो क्या था, स्वराज दल या स्वराज पार्टी गठन का क्या कारण है। और यहां देखो असहयोग आंदोलन के असफलता का कारण क्या है, तो एकदम आमने सामने की घटनाएं थी, पास की घटनाएं थी। और वैसे भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था स्वराज पार्टी। मैंने अपने छात्रों को कहा था कि स्वराज पार्टी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, और इस पूरे घटना को पूरे 100 साल हो चुके हैं। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और इस वर्ष 100 वर्ष हुआ था। इस कारण मैंने कहा था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया और पूछा भी गया है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ वैदिक कालीन संस्था विदत के बारे में बताना था। देवदासी प्रथा क्या है, गुप्त काल के बाद जो प्रारंभ होती है। फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताना था, 1881 में जो रिपन के समय आया था। फिर सूरत की संधि के बारे में बताना था।
अब सूरत की संधि जो है ये पेशवा काल से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा माउंटबेटन योजना के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी दीजिए। तो ये भी क्या है आपका 4 अंक में पूछा गया है। आप देखते हैं 8 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया था वर्ष 2021 के मेंस में, मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारकों का वर्णन करें। मतलब मगध साम्राज्य के उदय का आपको कारण बताना है, भौतिक कारण। फिर उसके बाद लिखा है भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्तिकालीन संत थे, उनके बारे में आपको बताना है। फिर दलितोद्धार में ज्योतिबा फुले की भूमिका का क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए, इनके बारे में बताना है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा और निम्न जाति को शिक्षित करने के लिए क्या शपथ लिया हुआ था। इनकी बुक थी गुलामगिरी, इसमें भी इन्होंने बहुत सारे चीजों को बताया था कि किस तरीके से उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के अधिकारों को क्या किया, क्या अपने अधिकार में ले लिया। तो बहुत सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है। अगला अगर मैं बात करूं जो 15 नंबर, जिसमें से एक प्रश्न आपको बताना था, एक लिखा हुआ है क्या, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड क्या था, व्याख्या करें। ये 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो ये वाला सेक्शन जरूर देखते हैं, खासकर जब अंबेडकर जी के बारे में जब चर्चाएं होती है तो ये वाला सेक्शन जरूर यहाँ पर उठ के आता है। अब बात करूं मैं 2022 में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित। तो देखिए, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन करें, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को स्पष्ट करें, हर्षचरित की प्रमुख बातों को रेखांकित करें, संगम कालीन दक्षिण भारत को राजस्व या के राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें, गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्याख्या करें, प्रार्थना समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काकोरी केस। अब काकोरी केस जो है अगर मैं मिला दूं तो मेरे ख्याल से 3 बार पूछ चुका है लगातार, मतलब 3 बार पूछा जा चुका है ब्रेक दे देकर, एक बार 2 नंबर में, फिर एक बार 4 में, एक बार 8 नंबर में पूछा है या ज्यादा में भी पूछा है शायद। ध्यान देना, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, काकोरी जो केस है इसका नाम परिवर्तित हुआ था। हम लोग जानते हैं काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन जब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसका नाम बदल दिया था, इसे पुकारा गया यूपी में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। अब वही देखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा, बीते वर्ष भी क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है रेलवे के विकास में, और यहाँ पर क्या प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जब 2004 में आया था, उस दौरान इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, ये प्रश्न पूछा गया है। और अगर देखें और कौन सा प्रश्न, तो मेगास्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे कि आपको पता है मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी थी, किसानों की थी। और इन्होंने क्या बताया है, कर्म आधारित था, समाज क्या था, कर्म आधारित था, ये वर्णन किया था, ये पूरा बताना था। प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करना, प्रांत, मंडल, फिर उसके बाद भुक्ति, कुट्टम, ये पूरा आपको बताना था। यहाँ पर आत्मा के संदर्भ में सूफियों के क्या विचार थे, इसको समझाना था। मुनरो और रीड को मद्रास भूमि कर व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो इनके द्वारा जो कर व्यवस्था थी, मुख्यतः रैयतवाड़ी प्रकार की कर व्यवस्था थी जो इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। स्वराज दल की स्थापना के क्या उद्देश्य है, तो मैंने बताया था 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था, 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के असफल होने का कारण बताइए। और जैसे ही वो असफल होता है उसके बाद ही तो स्वराज दल आता है। और मैंने अभी बताया था 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, 2023 में से 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आगे देखते हैं 8 नंबरों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के निम्न पूर्व पाषाण कालीन मद्रासी संस्कृति का विवरण दीजिए। मुगल कालीन विदेशी व्यापार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप पर डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और एस.एन. सेन के विचारों की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है। और लास्ट अगर देखें तो गुप्त काल में या गुप्तकालीन भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास की समीक्षा कीजिए। और एक आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसका मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार के क्या है प्रश्न पूछे गए हैं बीते 2 वर्ष में। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न रखा हुआ है कि किस प्रश्न को कैसे डील किया जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए। तो देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि इस वर्ष जो है प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहला स्थल मैंने यहाँ पर उठाया है पल्लवरम।
अब एक फॉर्मेट तैयार करके आपको क्या करना है, सारे आंसर क्रिएट करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इतना इतिहास आपको पढ़ना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय का इतिहास। इसमें देखेंगे आप, अगर प्रैक्टिस करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में आने वाले हैं केवल 17, और 17 में से एक क्वेश्चन आएगा क्या, आपके प्रागैतिहासिक काल से। तो करना क्या है, आपको एक प्रकार का फॉर्मेट बना के रखना है कि प्रागैतिहासिक काल से आएगा तो उसको इस प्रकार से लिखना है, तो कभी भी वो प्रश्न आपके सामने आए, इवन छत्तीसगढ़ के जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी आप प्रागैतिहासिक काल देखते हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल पल्लवरम का वर्णन करें। तो मैं यहां पर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, ये प्रश्न हम 2 नंबर में डील करेंगे, 4 प्रश्न 2 नंबर में, 2 प्रश्न 4 नंबर में, 1 प्रश्न 8 नंबर में, इतना काफी होगा। तो देखिएगा क्या क्या पता है, ये प्रथम स्थल है जहां से हमको पाषाणकालीन क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, या पहला स्थल है जहां से पाषाणकालीन क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। किसको मिला है, तो एक पुरातत्व विशेषज्ञ थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं। और यहां से मिला क्या है, तो पत्थर की कुल्हाड़ी है, पत्थर की कुल्हाड़ी, इसको बोलते हैं हस्त कुठार भी बोलते हैं। अब इसी को मिलाकर, और ये जगह कहां पर है आपके, तमिलनाडु में, कहां पर है, तमिलनाडु में। अब इसी को मिलाकर, इतने ही फैक्चुअल डेटा को मिलाकर हमको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। अब जैसे देखो प्रागैतिहासिक काल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये किस प्रकार का स्थल होगा, जो खोजबीन छानबीन करके निकला गया होगा, ढूंढा गया होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये पुरातात्विक स्थल है। तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, इतने में ही कवर करना है ना, 4 लाइन ही मिलेंगे आपको, तो लिखना है पल्लवरम प्रागैतिहासिक कालीन एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। इस स्थल से भारत में प्रागैतिहासिक काल के प्रथम औजार की प्राप्ति हुई, जो पुरातत्व विशेषज्ञ रॉबर्ट ब्रूस हुड को मिली, जो एक प्रकार की पत्थर की कुल्हाड़ी है जिसे हस्त कुठार कहा गया है। हो गया। अब चाहें तो आप क्या करें, साइड में एक छोटा सा मैप बना दे अगर स्पेस है, नहीं तो इतना आपने जो लिखा है उतना काफी है। यहां लिख दिया पल्लवरम, यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहूं तो यहां लिख भी सकता हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार और बोल देता हूं, पल्लवरम प्रागैतिहासिक कालीन एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। इस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन प्रथम औजार की प्राप्ति पुरातत्व विशेषज्ञ रॉबर्ट ब्रूस हुड को हुई है, जो एक प्रकार की पत्थर की कुल्हाड़ी है जिसे हस्त कुठार कहा गया है। बस ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पर ये 2 अंक का जो प्रश्न है इसमें आपको अधिकतम नंबर मिल सकते हैं। कोशिश करिएगा अगर स्थल विशेष पूछा है तो आप ऐसा ही छोटा सा डायग्राम बना दें। इसमें पूरे तरीके से मेंशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा जरूर बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ, भारत में यूरोपीय आगमन के क्या कारण थे। अब भारत में यूरोपीय आगमन के कई कारण थे, जैसे आप पढ़ने जाएंगे तो क्या, एक तो यूरोप में क्या हुआ था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई थी। सभी के सभी देश चाहते थे कि भारत से जाकर या पूर्वी देशों से जाकर मसालों की प्राप्ति करें और यूरोप में बेचें। एक और है तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया, जो व्यापारिक मार्ग हुआ करता था जिसका प्रयोग अरबवासी करते थे भारत से सामान ले जाकर यूरोप में बेचने के लिए। उस क्षेत्र पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्क लोगों ने अधिकार कर लिया था, तो ये मार्ग जो हो गया था वो बाधित हो गया था। तो पहला ये तो यही हो सकता है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, जो व्यापारिक मार्ग था भारत और यूरोप के मध्य। दूसरा हो जाएगा यूरोप में बढ़ती हुई महंगाई और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तीसरा जहाज रानी निर्माण में प्रगति, बड़े बड़े जहाज बन चुके थे। फिर देखते हैं दिक्सूचक कंपास की खोज हो चुकी थी और बार्थलोम्यू डियाज द्वारा उत्तर माशा द्वीप की खोज हो चुकी थी। तो 4 आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इतने मैंने पॉइंट बता दिए हैं, 5 और भी बहुत सारे कारण आप जान सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सफिशिएंट होंगे। तो ये जो है 4 पॉइंट आप ऐसे लिखें। अब चूंकि यहाँ पर कारण पूछा है और 2 अंक का है ये, तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के क्या कारण थे। अब यहाँ पर भी देखो क्या कारण थे और 2 नंबर में प्रश्न पूछा है, तो आपको कम से कम शब्दों में क्या करना है, आपको सटीक उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कारण में जाइएगा। अब कारण के 2 पक्ष थे, जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो कारण के 2 पक्ष थे। पहला कारण क्या था, अंग्रेजों के द्वारा क्या बोला गया, जैसे लॉर्ड कर्जन का कहना था कि प्रशासनिक कारण है। लॉर्ड कर्जन क्या बोलते हैं, प्रशासनिक कारण है, जबकि भारतीय क्या कहते हैं,
भारती कहते हैं राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करने हेतु। राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना, जैसे देखो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया, और खासकर किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यह जो बंगाल है अन्य प्रांतों के मुकाबले काफी बड़ा है और जहां की जनसंख्या अधिक है। प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के लिए इस स्थल का विभाजन किया जाएगा, एक पूर्वी बंगाल और एक बनेगा क्या, पश्चिम बंगाल। ये दूसरा है भारतीय कारण। तो भारतीय कारण क्या कहेंगे, भारतीयों ने ये आरोप लगाया अंग्रेजों पर कि जो राष्ट्रवाद की भावना, जो राष्ट्रवाद की लहर का उत्पन्न कहाँ हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, उसको कम करने के लिए और लोगों में सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया है कि एक और हिंदू और एक और मुसलमानों को क्या मिले, मेजोरिटी या बहुसंख्यक में उपस्थित हो। तो इस प्रकार क्या है, दोनों को आंसर आपको लिखना था। तो मैं एक बार आपको बोल रहा हूं, आप इसको समझिएगा। अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक सुधार करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया, चूंकि यह अन्य प्रांतों की तुलना में बड़ा था और यहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी। हो गया ये अंग्रेजों वाला सेक्शन। दूसरा लिखना है भारतीयों के द्वारा। भारतीयों के अनुसार बंगाल राष्ट्रवाद के उदय का केंद्र था, जिससे ब्रिटिश सरकार हताश हो चुकी थी। इसे ही कम या समाप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, जिसका आधार बना क्या, सांप्रदायिकता। बस इतना ही लिखना है। ये 2 नंबर में आपका कवर हो गया। फिर बात करूं मैं अगले प्रश्न की, तो बौद्ध धर्म में प्रचलित अष्टमहास्थान के नाम लिखे। अब देखिए केवल क्या लिखना है आपको, अष्टमहास्थान के नाम। तो पहले तो ये आपको याद होना चाहिए अष्टमहास्थान क्या है। जब आप पढ़ते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है, कहां, कुशीनगर में, तो इस समय जो शासक रहते हैं वो रहते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या करते हैं, इनके जितने भी अवशेष रहते हैं उनको 8 प्रमुख प्रमुख स्थानों पर दफना देते हैं, मतलब गड़ा देते हैं, जिससे ये स्थान क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और यही जो 8 स्थान है आगे चलकर अष्टमहास्थान के नाम से जाने जाएंगे। तो उन अष्टमहास्थानों में क्या क्या शामिल है वो आपको लिखना था। जैसे एक तो इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, वैशाली, राजगृह, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, फिर कुशीनगर जहां इनकी मृत्यु हुई है ना। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट संकीसा। हो सकता है आगे चलकर क्या पूछे, किसी 4 स्थलों की क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित 4 या 5 स्थानों, प्रमुख स्थानों का वर्णन करें। तो हो सकता है ऐसा पूछे तो आप लुम्बिनी, यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वैशाली, यहाँ प्रथम गुरु अलार कलाम से मिले थे, जिनसे उन्होंने उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। राजगिरी, यहाँ रुद्रक्राम पुत्र योग शिक्षा सीखते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन, बोधगया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले इसका नाम उरुविला था, बाद में बोधगया पड़ा। सारनाथ, यहाँ अपने शिष्यों को, 5 शिष्यों को क्या दिया था, प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। श्रावस्ती, ये वो स्थान है जहां अपने संपूर्ण जीवन काल में सर्वाधिक क्या दिया था, यहाँ उपदेश दिया था। कुशीनारा, अंतिम समय यहीं पर बीता इनका, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। और संकीसा, यहाँ एक व्यापारी थे जो अजातशत्रु के मित्र हुआ करते थे, उनके आग्रह करने पर क्या किया गया था, एक अवशेष यहाँ भी दफनाया गया था। तो इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना है। देखिए नाम लिखिए बोला तो नाम लिखना है, कारण बताना है तो 2 आधार थे, दोनों आधार आपने बता दिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा किस प्रकार आपको आंसर क्रिएट करना। अच्छा एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि सेम क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ में पूछ दिया जाए, अब वहां पर बोल दिया जाए सिंघनपुर की गुफा के बारे में या गढ़धनोरा के बारे में, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया जो प्रागैतिहासिक काल का, तो सेम क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंघनपुर गुफा का, तो सेम रहेगा यहाँ पर। तो आपका आंसर कैसे स्टार्ट होगा, आप सिंघनपुर, आपको पता है कि वो क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है जहां पर शैल चित्र मिलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर कैसे क्रिएट करेगा, एक ही फॉर्मेट से। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक कालीन एक पुरातात्विक स्थल है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में स्थित है। इस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों की प्राप्ति हुई है, जिसमें तत्कालीन समय की मानव जीवन शैली को दर्शाया गया है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसमें लिखिएगा, घड़ियाल के चित्र बने हुए हैं, मानव श्रृंखला बनाई गई है, शिकार करता मनुष्य दिखाया गया है,
तो आप उसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट बनाकर अपने माइंड में रखिएगा। अगर इस टाइम पीरियड से अगर प्रश्न आए तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं 4 अंकों के प्रश्न की तरफ। 4 अंक से संबंधित मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हुए हैं। पहला, रज़िया सुल्तान के असफलता का कारण लिखिए। तो जो कारण है, सबसे पहले तो ये स्त्री होना सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अब इसी में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस समय मुस्लिम समाज में महिलाओं का जो स्थान था शासक के रूप में नहीं था, उन्हें हमेशा गृह कार्य में ही माना जाता था। संपूर्ण अधिकार किनका होता था प्रशासन में? पुरुषों का होता था, यह भी एक कारण था। दूसरा क्या था? आवश्यकता से अधिक निरंकुश होना। निरंकुश का अर्थ है जिस पर अंकुश नहीं लगा सकते, जिसको रोका न जा सके। तो रज़िया सुल्तान बिना पूर्व मतलब विचार किए निर्णय ले लेती थी, और जिसका इनको दुष्परिणाम भी इनके विरुद्ध होता था, मतलब इनका परिणाम भी इसके विरुद्ध होता था। ये भी पारिवारिक संघर्ष भी था। अब पारिवारिक संघर्ष का मतलब ये कि पहले जब इल्तुतमिश ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो जितने भी अमीर वर्ग होते हैं वो इनके स्थान पर इनके भाई रुकनुद्दीन को शासक घोषित कर देते हैं। तो ये जनता की सहायता से अपने भाई और माता दोनों को बंदी बनाती हैं, बंदी गृह में रखती हैं और स्वयं शासिका रहती हैं। लेकिन बैकग्राउंड में षड्यंत्र होते रहेगा इनके विरुद्ध। फिर क्या? कबीर खां से सामना। लाहौर के सूबेदार हुआ करते थे कबीर खां। कबीर खां एक शक्तिशाली सूबेदार थे, या कहें एक अमीर थे। बिना पूर्व निर्णय लिए ही रज़िया सुल्तान इनसे लड़ने पहुंच जाती हैं। हालांकि रज़िया सुल्तान इन्हें पराजित कर देती हैं, लेकिन इस दौरान इनके जो विश्वास पात्र सैनिक होते हैं, रज़िया सुल्तान के साथी होते हैं, वो मारे जाते हैं। और आगे देखते हैं, गैर तुर्क याकूत से संबंध, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है इनकी असफलता का। माना जाता है कि गैर तुर्क मलिक जमालुद्दीन याकूत को इन्होंने एक बहुत बड़ा सैन्य पद दे दिया था अमीर याकुर का, जिससे जितने भी अमीर वर्ग थे जो तुर्क से संबंधित थे वो सबके सब इनके विरुद्ध हो गए। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हो सकता है, जैसे अल्तुनिया से विवाह। अल्तुनिया से विवाह, तो अल्तुनिया से विवाह एक समझौता था, क्योंकि अल्तुनिया ने इन्हें क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। तो अपने आप को रिहा कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अल्तुनिया के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। तो अल्तुनिया ने भी क्या दावा रखा? कहां? सल्तनत में। तो ये सारे के सारे क्या थे? रज़िया सुल्तान की असफलता का कारण बने। इसके अलावा और भी था, जनता भी इनसे नाखुश हो गई थी, क्योंकि ये इन्होंने जो स्त्री धर्म होता था उस समय की पर्दा में रहना, बातचीत ना करना अन्य पुरुषों से, तो ये इन्होंने सब त्याग दिया था। पुरुषों के भांति क्या करती थी? दरबार में पहुंचती थी, है ना, कोट और टोपी लगाकर। साथ ही ये अपना चेहरा नहीं ढकती थी। तो ये सारे जो रीजन थे, ये जनता को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे कि ये हमारी शासिका अब कैसे हो सकती है। तो एक समय पर जनता जहां इसके सपोर्ट में थी, अब उनके विरुद्ध हो चुकी थी। तो ये जो है सारा का सारा जो है पॉइंट आप लिख सकते हो रज़िया सुल्तान की असफलता का कारण में। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी द्वारा स्थापित नौसेना का वर्णन कीजिए। मुझे लगा था कि वर्ष 2022 के मींस में इसको जरूर पूछेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो अपडेशन हुआ था नौसेना में, भारतीय नौसेना में, आपने देखा था एक लोगो जो शिवाजी के नौसेना में था, उसको यहाँ पर क्या किया गया था? लिया गया था, वहां से एक चिन्ह लिया गया था। कहां? भारतीय नौसेना में। तो मुझे लगा था यहां से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि आने वाले समय में यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि शिवाजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक थे जो जानते थे कि विदेशी आक्रमण का खतरा भारत में हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था? नौसेना का निर्माण किया। पहले शासक याद रखना, और इनका केंद्र था कोलाबा, भिवंडी। तो इनका केंद्र कौन कौन सा था? कोलाबा, भिवंडी और कल्याण। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इन सभी क्षेत्रों में लगभग 200, कहीं कहीं मिलेगा आपको कि 20 जंगी जहाजी हर एक जगह तैनात होती थी, कहीं मिलेगा कंप्लीट मिलाकर इनके पास 200 जंगी जहाजी थी, जिसके माध्यम से इसके आसपास ना तो पुर्तगाली भटक पाए और ना ही अन्य कोई।
समझिएगा इस चीज को। तो संपूर्ण भारत में या मध्यकालीन भारत में एकमात्र ऐसे शासक शिवाजी थे जिन्होंने विदेशी खतरों को भांप लिया था और उनका सामना करने हेतु महाराष्ट्र के पश्चिमी तटों पर अपनी जंगी जहाजें स्थापित की, जिसका प्रमुख केंद्र कोलाबा, भिवंडी और कल्याण थे। शिवाजी के पास 200 से भी अधिक जंगी जहाजें थी। कुशल क्या थे? सैनिक थे जो नौसेना का संचालन कर सकते थे। इन्होंने तोप खानों का भी क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था, जो कहां पर स्थापित हुआ करती थी? इनकी सेना में या इनके जहाजों में। तो इस प्रकार क्या है, आपको लिखना है कि इन्होंने कारण क्या था, तो कारण बताइएगा। विदेशी आक्रमण का खतरा, भारत में अपनी शक्ति को और एक्सटेंड करना, समुद्र में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, कहां कहां इन्होंने स्थापित किया और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो रीजन रहता है यहाँ पर, जब तक शिवाजी रहेंगे तब तक यहाँ पर विदेशी आक्रमण नहीं होता। यही कारण है कि शिवाजी की नौसेना शक्ति को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है लाहौर षड्यंत्र केस। ये 1928 से संबंधित है। प्रश्न यहाँ पर बन रहा है क्या? 8 अंक से संबंधित। 8 अंक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है? कारण, घटना और परिणाम इस प्रकार बांटकर क्या करना है, आपको लिखना है, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो अच्छा भी दिखेगा और प्लस आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक कारण रहता है क्या, घटना होता ही क्यों है। तो आपको पता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो कारण क्या था? लाला जी की मृत्यु का बदला लेना। आपको पता है कि लाला जी जो थे वो साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेना था क्रांतिकारियों को, ये लिखिएगा। दूसरा पॉइंट हो सकता था कि HSRA जिसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, इनके द्वारा भारत में संघीय गणतंत्र की क्या करना, स्थापना करना, समाजवादी संघात्मक गणतंत्र की स्थापना करना। तो ये 2 कारण आप लिख सकते हैं। घटना यहाँ पर 2 घटनाओं को अंजाम दिया इन्होंने क्या किया था? लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, परंतु इसके स्थान पर पुलिस उप अधीक्षक जो है जॉन सैंडर्स मारे गए, जिसके पश्चात संपूर्ण मतलब इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। लेकिन सारे क्रांतिकारी तो भूमिगत हो चुके थे। तो जब क्रांतिकारी अंग्रेजों को नहीं मिले तो उन्होंने जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। तो जनता को बचाने के लिए HSRA के सदस्यों ने क्या किया, इस घटना को अपने नाम लेने के लिए एक और घटना को अंजाम दिया, और वो क्या था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। ये 2 घटनाओं को क्या किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। और आगे चलकर क्या होता है, सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन सब पर मुकदमा चलाया जाता है। अब याद रखिएगा, इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के ओर से गोविंद वल्लभ पंत भी आते हैं, लेकिन क्रांतिकारियों को बचा नहीं पाते। सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलग अलग समय पर क्या किया जाता है, सजाएं दी जाती है। उसमें से जो 3 क्रांतिकारी होते हैं उनको क्या होता है, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा होती है, जिस दिन हम मनाते हैं क्या, शहीद दिवस। इससे भारतीय युवा क्या हुए, और आक्रोशित हो गया और ब्रिटिशों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करने को और आ गया है। तो ये पूरा जो है आपको 8 नंबर में लिखना है। तो ऐसा बांट के लिखेंगे तो ऐसा क्या होगा, आप आसानी से बड़े प्रश्न, जो बड़े अंकों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से लिख सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा, आपके उत्तर लिखने की जो शैली है उसमें सुधार होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।